तो चलिए स्पेशल 7 में रोजाना की तरह एक बार फिर से देश और दुनिया की वो तमाम खबरें हम लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं सीधा आपसे जुड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली पर मंडरा रहे आर्थिक संकट पर, तो वहीं जानेंगे कोरोना काल में जीएसटी पर कैसी राहत मिली है। ट्रंप हो या फिर बिडेन, अब नहीं बचेगा ड्रैगन। चीन की चाल कैसे हुई नाकाम, क्यों मार डालेगा मास्क, कैसे हरियाणा पर भारी पड़े वो 2 महीने, तो आखिर में हम आपको बताएंगे हरियाणा में हाल है कोरोना। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ अगले आधे घंटे और इन 7 जरूरी खबरों पर पूरी अपडेट हम आपको देंगे। तो राजधानी दिल्ली में आर्थिक हालातों को बेहतर बनाए रखने के लिए केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को अब पूरी तरह से हटा दिया है, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ, जिसके बाद कोरोना के केसों में भारी इजाफा देखने को मिला है और अब दिल्ली सरकार आर्थिक संकट से उभरने की कोशिशें कर रही है। देश की राजधानी पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का कहर हो, भूकंप की हलचल या फिर दिल्ली पर आर्थिक संकट, मानो तमाम मुसीबतें दिल्ली के नाम हो गई हों। राजधानी के आर्थिक हालातों को बेहतर बनाए रखने के लिए केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया, लेकिन ये फैसला भी गलत साबित हुआ, जिसके बाद कोरोना के केसों में भारी उछाल दिखने को मिला। वहीं खुद सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि आने वाली 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के मामले 5.5 लाख के करीब पहुंच सकते हैं, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार तमाम तैयारियों में जुटी है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज़ पे भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं दिल्ली के 2 अस्पतालों के डॉक्टर सैलरी न मिलने के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने बकाया सैलरी के जल्द भुगतान की मांग की है, वरना नो पे नो वर्क या सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। आप लोगों से अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में जितने भी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, चाहे वो जूनियर रेजिडेंट हो या सीनियर रेजिडेंट, उन सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को लास्ट 3 मंथ से मार्च अप्रैल मई लास्ट 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। अभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए स्ट्राइक किया जाए। फिर हम लोगों को लगा कि कोरोना काल में स्ट्राइक करना मानवता के नाते अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने मास रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया है। वहीं इन दिनों सिनेमा हॉल और जिम ओनर भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बात करें सिनेमा हॉल्स के मालिकों की,
इन दिनों ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नई फिल्में रिलीज होने से सिनेमा हॉल्स के मालिक खासा नाराज हैं। उधर अनलॉक में भी जिम नहीं खोलने से जिम मालिकों में रोष दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया। बहरहाल उम्मीद है कोरोना काल खत्म होगा, समय बदलेगा और संकट के बादल छटेंगे। दिल्ली भी आर्थिक संकट से उभरेगी, लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार का व्यवस्था तंत्र फेल हो गया है या फेल होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए, हमारे साथ अभिषेक राजाराम जुड़े हुए हैं जो अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सर? बढ़िया। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के पहले दिन ही कहा था कि हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है, लेकिन मुश्किल में दोनों है इस समय, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की अवधि जो है वो भी अनुमानित बढ़ाई जा सकती है और फिर हो सकता है कि कुछ जगह पर छूट जो है वो कम कर दी जाए, तो ऐसे में जहान भी कहीं ना कहीं से संकट में दिख रहा है। तो कैसे इस संकट से देश उभरेगा, हम उभरेंगे? जरा इसको नंबर्स के तौर पर समझते हैं। पहले दिल्ली के हालात समझते हैं। दिल्ली का बजट 66,000 करोड़ रुपीस का था और दिसंबर 2019 में दिल्ली सरप्लस में थी। अप्रैल और मई 2019 में तकरीबन कलेक्शन जीएसटी का 7,800 करोड़ रुपए था, जो कि घटकर अप्रैल और मई 2020 में 500 करोड़ रुपए रह गया। टोटल कलेक्शन 1735 करोड़ रुपए का है अप्रैल और मई का। तो जो कोरोना एक महामारी है, उससे लड़ने के लिए सरकार को खर्चा करने की जरूरत है, पैसे चाहिए, लेकिन इस पैसे तो उनके पास नहीं है, तो उन्हें केंद्र सरकार से चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ज्यादा हो रही है। दोनों सरकारें राजनीति कर रही हैं, बैठकर बात नहीं कर रही। जैसे उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए मांगे। दिल्ली सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेयर है इंडिया में, सब सेकंड नंबर का हाईएस्ट टैक्स इंडिया देती है। अभी गवर्नमेंट ने 17,500 करोड़ रुपीस अलॉट करे हैं, जिसमें दिल्ली को 0 रुपीस मिला है। तो दिल्ली में जब थर्ड हाईएस्ट नंबर है, तो यहाँ पैसे की जरूरत है इस समय। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, अल्कोहल पर 70% सेस लगाकर अल्कोहल के लिए दुकानें खोल दी, तो उसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। बिल्कुल। नंबर क्यों बढ़ रहे? खुद वो कह रहे 5.5 लाख हो जाएंगे नंबर। तो ये शराब की दुकानें खोलने से पहले नहीं सोचा था आपने? शराब की दुकानें ना खोल दे, 1735 नहीं होता, 1500 करोड़ हो जाता कलेक्शन। कितना कलेक्शन कर लिया होगा इन्होंने? ये तो दिल्ली को इस तरह खोलकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। ये लॉकडाउन तो सबसे पहले दिल्ली में बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वापस एक कर्फ्यू जैसी स्थिति लाई जाए। इकोनॉमी के लिए आप बैठकर बात कीजिए, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इस तरह से मीडिया में आकर समाधान थोड़ी होगा। दिल्ली में कोई प्रधानमंत्री दूर थोड़ी है, कुछ किलोमीटर का फर्क है। आप जाइए, बात करिए, मिलिए। एक बात और, 14 मार्च की जो जीएसटी काउंसिल की 39th मीटिंग थी, उसमें मनीष सिसोदिया जी का रिकॉर्डेड बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना will be have devastating effects on economy and it would be dangerous. GST Council should start working on it. लेकिन जीएसटी काउंसिल ने उस पर कोई काम नहीं करा। हम तो 20 तारीख तक एक दिन का लॉकडाउन सोचकर बैठे थे कि एक दिन का लॉकडाउन आएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन से जो दिसंबर का है वो अभी 10 जनवरी को दिया गया, 10 जून को दिया गया है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक्सेप्ट करा है कि 3 दिन पहले हमने दिया है। अब आप सोचकर देखिए कि दिसंबर का किसी सरकार का पैसा है, वो आप अब जाकर दे रहे हैं जून में, तो सरकारें जो स्टेट्स हैं उनके पास वैसे ही साधन बहुत ज्यादा नहीं होते, अब पहले ही कम है साधन। तो इनको राजनीति, दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों जो गवर्नमेंट है, इनको राजनीति बंद करके बैठकर बात करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, जो आम नागरिक है वो परेशान हो रहा है। अच्छा अभिषेक जी, मैं एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कोविड सेस जो लगाया गया शराब के ऊपर 75%, तो उसका हालांकि अब हट गया है, तो उसका कुछ राहत जो है वो सरकार को मिला, कोई बेनिफिट जो है वो आया राहत कोष में? 70-80 करोड़ रुपए उन्होंने कलेक्ट करे हैं, बट उससे ज्यादा तो नुकसान हो गया। बिल्कुल। अगर वो नहीं होता तो शायद केसेस कम होते। हमारे पास जिस समय, जो खुद मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ये जुलाई के एंड तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे,
कि ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं, कोई एक्सेल शीट में तो कैलकुलेट कर नहीं रहे। एंड इफ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सेज कि दिल्ली जैसे छोटे से, क्योंकि एक स्टेट क्वासी स्टेट है, पूरी तरह से स्टेट भी नहीं है, 5.5 लाख अगर केसेस हो जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे तो डरा रहे हैं, 5.5 लाख केस हो जाएंगे तो उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं लॉकडाउन लेकर आते फिरते, कर्फ्यू जैसी स्थिति लेकर आइए। तब तो आपने शराबों की दुकानें खोल दी। अगर ये सब नहीं करा होता तो आज दिल्ली के इतने खराब हालत थोड़ी होते। और राजनीति इनको बंद करनी पड़ेगी। जब पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखा था तब भी केजरीवाल ने सवाल तमाम किए थे कि पूरी दिल्ली को आपने रेड जोन में कर दिया, अब हम क्या करेंगे, दिल्ली वासी क्या करेंगे। लेकिन उसका खामियाजा दिल्ली के ये आंकड़े जो है वो साफ साफ बता रहे हैं कि दिल्ली को चोट जो है वो गहरी अब लग गई है। अभिषेक जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर कोरोना काल के दौरान जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए, जिसके तहत जीएसटी रिटर्न भरने की लेट फीस माफ करने से छोटे कारोबारियों को अब राहत मिलेगी। कोरोना काल के दौरान हुई जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की बहुत सी रिटर्न फाइलिंग लंबित है। ऐसे में जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उनसे किसी तरह की लेट फीस नहीं ली जाएगी। बैठक में छोटी कंपनियों को राहत देते हुए देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। ऐसी कंपनियों को लेट से जीएसटी फाइल करने पर 9% की दर से ब्याज देना होगा। वहीं मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय लेट फीस नहीं लगेगी। There is no interest on it. We only reduced and capped it to 500 rupees. Okay, that's the maximum interest or the late fee whatsoever we do. No. See, what has been the decision that has been taken is that the reduction in the on the late fee for those who have a nil liability, they don't have to pay tax. For them, the late fee will be nil. Right, for sir. those who have to actually pay tax when they are filing return, let us say if they have to pay 1,000 rupees tax, so that tax has to be paid, and then of course the interest will have to be paid on that delayed payment of tax. However, the late fee has been capped to 500 rupees. आपको बता दें कि टैक्स कलेक्शन में कमी और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने की वजह से सरकार ने अप्रैल और मई महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी नहीं किए। इससे पहले मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन घटकर 97,597 करोड़ रुपए रह गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला जो बिडेन से होगा। लेकिन ट्रंप हो या फिर बिडेन, चीन की मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। इस रिपोर्ट में देखिएगा। कोरोना से करहा रहा अमेरिका अब चुनाव की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में इसी साल के अंत तक राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही कमर कस ली है। दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव को लेकर दोनों के पास ही कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ मुद्दे दोनों के साझा हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा चीन को लेकर है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसी की भी हो, आखिर चीन की परेशानी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि यही मुद्दा सत्ता और विपक्ष में साझा है। कोरोना की वजह से चीन एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसमें रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों ही लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हांगकांग के मुद्दे पर जो चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं,
उसमें जो बिडेन भी कोई बदलाव शायद ही करना चाहेंगे। व्यापार के मुद्दे पर भी चीन के पंख काटने की तैयारी जो ट्रंप करते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर भी बिडेन भी कुछ अलग नहीं सोचते हैं। चीन को लेकर अमेरिकी नीति में काफी हद तक व्यापार था, लेकिन इसमें अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं होता दिखा। वहीं अब चीन खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों ही चीन को अपने लिए सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद ट्रंप की सत्ता में वापसी होगी या फिर नहीं, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिडेन आगे दिखाई देते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ट्रंप के नंबरों में गिरावट नहीं दिखाई देती। अमेरिका में इस वक्त अश्वेत नागरिक की कथित हत्या के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि आने वाले समय में अफ्रीकी अमेरिकन का झुकाव किस तरफ ज्यादा है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी इस चुनाव को गति और दिशा देने में सहायक साबित होंगे। बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीते कोई भी, लेकिन चीन की मुसीबत बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी मीडिया रोजाना युद्धाभ्यास के वीडियो को जारी कर तनाव भड़काने में जुटी है। चीन आधिकारिक तौर पर तो शांति की बात करता है, तो अपनी सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरों और वीडियो जारी कर दबाव की रणनीति पर कायम दिखता है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर लगातार शांति बनाए रखने के लिए बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी मीडिया रोजाना युद्धाभ्यास के वीडियो को जारी कर तनाव भड़काने में जुटी है। चीन आधिकारिक तौर पर तो शांति की बात करता है, तो अपनी सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर दबाव की रणनीति पर भी कायम दिखता है। इसी दोहरे रवैये ने चीन के लिए दुनिया भर में विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन उसकी नजर ही नहीं खुल रही। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि पीएलए एयरबोर्न ब्रिगेड ने 1 जून को उत्तर पश्चिमी चीन के सीमावर्ती हिस्से में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसमें चीनी एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स के अलावा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिसमें आर्मर्ड व्हीकल, टैंक तोप और मिसाइल ब्रिगेड, सेना की इंजीनियरिंग टुकड़ी ने एक वास्तविक युद्ध परिदृश्य में अपनी तैयारियों को जांचा गया। बहरहाल चीन कितने भी साजिशें रच ले, लेकिन भारत हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। इसीलिए चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कोरोना से बचने के लिए जिस मास्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मास्क की कहीं आपकी जान ना ले ले, क्योंकि कई घंटे तक मास्क का इस्तेमाल करने पर लोगों को सांस और दिल की बीमारी समेत तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में हाइपरकेपनिया कहा जाता है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई दिशा निर्देशों में फेस मास्क पहनना भी शामिल है। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है और दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि लंबे समय तक फेस मास्क पहनने से लोगों को गंभीर परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कई घंटे तक मास्क का इस्तेमाल करने पर लोगों को सांस और दिल की बीमारी समेत तमाम दिक्कतें हो रही हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इस बीमारी को हाइपरकेपनिया कहा जाता है।
वहीं कुछ ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां ड्राइविंग और रनिंग के दौरान मास्क लगाने वाले लोगों के साथ होश खोने और फेफड़े फट जाने के हादसे हो चुके हैं। ऐसे में कई अहम सवाल उठते हैं कि मास्क से होने वाली परेशानियों से कैसे बचा जा सके। आसानी से सांस लेने वाले मास्क पहने, N95 मास्क ना पहने, इससे घुटन होगी। दिल के मरीज मास्क पहनकर जॉगिंग ना करें। लॉन्ग ड्राइव के दौरान भी सावधानी रखें। गाड़ी में ज्यादा लोग होने पर मास्क पहने। ड्राइविंग के वक्त गाड़ी के शीशे खोलकर रखें। घर के बने या फिर सर्जिकल मास्क पहने। मास्क ज्यादा कसा हुआ नहीं होना चाहिए। तबीयत खराब लगने पर मास्क उतार दें। वहीं लगातार कई घंटों एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि मास्क पहनने की वजह से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मुंह और नाक के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हाइपरकेपनिया जैसी बीमारी हो सकती है। हाइपरकेपनिया के लक्षण: आंखों में धुंधलापन या कम दिखना, सिर दर्द और सिर भारी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लड प्रेशर और हृदय गति का बढ़ना, चक्कर आना, पसीना आना, बेहोश होना। बहरहाल हमारा मकसद आपको डराना नहीं, महज सतर्क करना है। कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में कई जिले कोरोना फ्री होने वाले थे, लेकिन पिछले 2 महीने में हरियाणा का कहर इतनी तेजी से बढ़ा कि कोरोना के मामले हद से ज्यादा स्पीड पकड़ने लगे और कब यह आंकड़े 6000 को पार कर गए किसी को पता भी ना चला। इस रिपोर्ट में देखिएगा। एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इस कदर पैर पसारे कि अब इससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के केस 6000 के आंकड़े को कब पार कर गया पता ही नहीं चला। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले 1 महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन अगले 1 महीने में यह आंकड़ा 6 गुना से भी ज्यादा हो गया। 13 अप्रैल को हरियाणा में 182 केस थे। 13 मई को हरियाणा में 793 केस थे, यानी 1 महीने में 611 नए मामले सामने आए। इसका औसत निकाले तो हर दिन करीब 20 केस। वहीं 13 मई से 13 जून के बीच हरियाणा में 5670 केस सामने आए, यानी हर दिन करीब 189 मामले सामने आए। यकीन नहीं होता तो इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हरियाणा में अब सीमाएं भी खुल गई हैं और कारोबार के लिए लोग सड़कों पर निकलने भी लगे हैं और अपने अपने काम पर जाने भी लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ रही है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन जिस स्पीड से हरियाणा में कोरोना का कहर बरप रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। क्या आप ये जानते हैं कि भारत में कोरोना के मामले में हरियाणा कौन से नंबर पर है? अगर नहीं तो देखिएगा। एक तरफ भारत दुनिया भर में बढ़ते मामलों को लेकर चौथे नंबर पर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर है। कोरोना की मार ने इन शहरों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। हालांकि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका हरियाणा कोरोना के संक्रमण मामले में किस नंबर पर आता है? तो आइए जान लेते हैं।
सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। और बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में तेजी से बढ़ते मामले उसे अब 10वें नंबर पर लेकर आ गए हैं। जी हां, हरियाणा 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कुछ यूं है कि 5 जून को हरियाणा 14वें स्थान पर था, 11 जून को 2 स्थान आगे खिसक कर 12वें और अब यानी कि 13 जून को हरियाणा 10वें स्थान पर है। हरियाणा ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर को पीछे छोड़ते हुए 10वें स्थान पर काबिज किया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा एक्टिव केसेस के मामले में 8वें नंबर पर है। इसके बाद हरियाणा में कोरोना ने ऐसे पैर पसारे कि देखते ही देखते यह आंकड़ा कब 6000 को पार कर गया पता भी न चला। और धीरे धीरे हरियाणा नीचे से छलांग लगाता हुआ ऊपर आने लगा और अब 10वें स्थान पर आ गया है। हरियाणा के कुछ जिले तो पूरी तरह से संकट में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के मामले 2922 को भी पार कर चुके हैं, जिसके बाद फरीदाबाद जहां ये आंकड़े 986 को पार कर चुके हैं। बात तीसरे नंबर की करें तो सोनीपत में यह आंकड़ा 533 को पार कर चुका है। और बात अगर प्रदेश में चौथे नंबर की करें तो चौथे नंबर पर रोहतक है, जहां यह आंकड़ा 257 को पार कर चुका है। ये वो 4 जिले हैं जिनमें कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम के हालात तो कुछ इस कदर हो चले हैं कि लोग अब यहां आने से भी कतराते हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं है और जाने कब तैयार होगी, पर तब तक आपकी जान आपके हाथ में ही सुरक्षित है। इसलिए जितना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल 7 में बस इतना ही। देश और दुनिया के स्पेशल खबरें देखने के लिए देखते रहिए स्पेशल 7। अपना बहुत ख्याल रखिए।